सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं चरखी दादरी और किसानों का जो इतना बड़ा मुद्दा चला हुआ है इस बारे में ज़रूरी सवाल मैं करूंगा। हमारे साथ हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रकाश लोहा जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए जगदीप जी कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा ये आंदोलन चला हुआ है, कृषि अध्यादेश का जो इतना बड़ा मामला है, वो कितना सही कितना गलत है सर? देखो, जहाँ तक कृषि अध्यादेश की बात करें तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले पे हमारे देश की किसानों ने विशेष तौर से जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 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 सर। उनका धन्यवाद करना चाहिए और जगह जगह उनके धन्यवाद किए जाएं उतना ही कम रहेगा। और एक तरह से ये काफ़ी लंबे समय से हमारा किसान जो है वो एक बंधन में था, बंधन महसूस कर रहा था। तो ये एक विशेष तौर से आने वाले समय में बड़ा क्रांतिकारी फैसला रहेगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ बदलाव की ज़रूरत तो रहेगी। आप इसको क्रांतिकारी कदम कर रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं सर। और ये भी सुना था कि 2019 में ये हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी पहले इसको लाने की तैयारी में थे, लेकिन आज वही कांग्रेस इसको विपक्ष में है तो वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है, या इसमें कुछ कमियां हैं? देखो, कमियां ज़्यादा नहीं हैं। जो पूरे देश में जो लोग कहीं कहीं विरोध कर रहे हैं, जी जी, ज़्यादातर एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वो हमारे पंजाब और हरियाणा में जी गेहूं और धान जो फसल है इन दो का मेन रूप से करता है, मतलब इसकी खरीद करते हैं जी हमारी सरकार। जी जैसे एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है। जी तो प्रोक्योरमेंट जो है वो जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं अलग अलग जिसकी ड्यूटी, जैसे सेंट्रल वेयर हाउस को FCI जी या हमारा हैफेड नेफेड जो भी अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है उस जी हिसाब सर। से करते हैं। जी और जिस मूल्य पे वो खरीद करते हैं जी वो हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसके ऊपर जी इन लोगों ने आंदोलन छेड़ने की एक मंशा बना रखी है, जी इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ शंका ज़्यादा है और वास्तविकता कम है। लोगों को शंका है कि हमें जो है ना MSP मिलेगी नहीं मिलेगी, जब सरकार जो है वचनबद्ध है जी और सरकार ये बार बार ये इस बात को कह रही है, अध्यादेश में भी दिया हुआ है कि MSP रहेगी, मंडी रहेगी, MSP पे खरीद होगी, निश्चित रूप से होगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ किसान भाइयों को खाली इस बात पे, इस शंका के बेस पे जी जी कि अभी MSP ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये इस तरह का आंदोलन मैं तो ठीक नहीं मानता। ये राजनीतिक है सर? क्या क्या लगता है? देखो, राजनीति के हिसाब से क्या होता है जगदीप जी, आप और हम सभी देखते आए हैं कि पहले कोई विरोध में होता है तो उसकी भाषा कुछ होती है, जी जब वो सरकार में आते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये एक तरह से जो आम जन के और किसान की हित की बात है, हमें उसकी बात करनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ की। अगर अपने स्वार्थ की बात करें तो उससे उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, निश्चित है। मतलब अगर किसान के हित की बात करते हैं तो इसमें खामियां हैं वो आप बताइए। अगर खामियां कोई रही हैं किसी तरह के अध्यादेश में, कानून में, तो देखो सरकार कोई भी जो पावर में है, हर किसी को आगे मतलब इलेक्शन आने हैं, जी वोट लेनी है, जनता के पास जाना है। जी अगर इसमें ये किसानों के हित का अध्यादेश नहीं है, बीजेपी को हटा देंगे लोग, जो पार्टी उनके हित के लिए काम कर रही उसको ले आएंगे। कोई किसी के बंधन में नहीं है यहाँ पे। जो अपने फायदे की चीज़ लगेगी उसके हिसाब से लोग निर्णय करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो MSP का ये मुद्दा है, मैं नहीं समझता कि ये उपयुक्त है। ये शंका के बेस पे ज़्यादा इस तरह का बबेला मचाया हुआ है, प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है। हाँ। कुछ जगह पे मैंने देखा किसान इसके पक्ष में ट्रैक्टर ट्रालियां रैली निकाल रहे हैं और कुछ जगह ये बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। ये मामला कितना सही है? कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में। देखो, जब विरोध की बात हो जाती है तो उसमें हमारे यहाँ पे इंडिया में और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जी जी सर, विकासशील देश है, जी उनमें डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी कुछ रहता है, देखा देखी।
बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या कानून है, इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वो देखा देखी करके कि वहाँ पे रैली निकाली थी विरोध में, हम भी विरोध में बोले, तो वो समर्थन वाले जो है ना, सरकार के समर्थन के, जिन लोगों को ज्ञान है, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं कि वास्तव में तो हित की चीज़ है, तो वो फिर एक तरह से जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान है, जो बताते हैं कि भाई विरोध वाले इतना प्रोपगंडा कर रहे हैं तो तुम भी निकालो, ताकि लोगों पे असर पड़े, मतलब लोग समझे, मतलब। तो इस हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। 2020 में ये अध्यादेश बिल बन चुका है, तो कानूनी बन चुका है। इसके फायदे क्या, नुकसान क्या, दोनों ही विषय पे बात करेंगे सर। आप थोड़ा सा इसको कैसे समझें? देखो शर्मा जी, ऐसा है कि 3 अध्यादेश आए हैं। जी सर। ठीक है जी। पहला अध्यादेश है कि आपका फ्री ट्रेड, हिंदी में कहें मतलब एक देसी भाषा में, कोई अपना माल कहीं पे बेच सकता है, अपने हिसाब से मूल्य तय कर सकता है, फ्री ट्रेड वाला जो है। और किसी कोने का जमींदार किसी कोने में ले जाके अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है। पहले जी। इस अध्यादेश से पहले क्या था, अलग अलग एरिया की अलग अलग एपीएमसी मंडियां थी जी। उस मंडी के अंडर जो एरिया आता है वो लोग वहीं ले जाएं, वहीं ले जाके बेचें। उससे बाहर अगर कोई खरीद फरोख्त होती है तो एक तरह से इलीगल थी वो जी। अब देखो बीजेपी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया कि भी आप अपने माल को कहीं ले जाओ, कहीं बेचो, आप अपने माल का भाव तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक बात है एमएसपी की, एमएसपी सरकार की तरफ से एज सच रहेगी। जो हमारा सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो एमएसपी तय करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एज सच था, है, रहेगा। एमएसपी जो 26 क्रॉप्स के फसलों के भाव तय करता है वो तय होते रहेंगे, इस पर प्रोक्योरमेंट होती रहेगी। और इसका जो एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ कि भी इसके जो पहला जो अध्यादेश है जी, इसमें क्या फ़ायदा होगा ज़मींदार को कि मंडी में ले जाके ज़मींदार बेचता था तो वहाँ पे ज़मींदारों के जो बेचने वाला है उसके 2 खर्चे लगते थे। एक तो अपनी माल उतरवाई का जी, अनलोडिंग बोलते हैं, और एक क्लीनिंग ड्रेसिंग, जार का, अनाज की सफाई का, ये 2 खर्चे लगते थे। तो अब क्योंकि बाहर भी अगर एमएसपी पे बिके, एमएसपी से ऊपर अगर आपका बिक रहा है या मिनिमम एमएसपी पे बिक रहा है तो निश्चित रूप से जमींदार को फायदा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, उसका भाड़ा बचेगा वहाँ मंडी तक ले जाने का, उसकी क्लीनिंग ड्रेसिंग का पैसा बचेगा, जार का पैसा, और उसकी साथ में अनलोडिंग का पैसा बचेगा, उसका समय बचेगा। ये इसका विशेष फायदा है। हाँ, अगर यहाँ पे जमींदारों का माल एमएसपी से कम पे बिकता है तो वो स्वतंत्र हैं कि अपने माल को लेके मंडी में आए, वहाँ पे एमएसपी, ये सरकार ये इंश्योर करे कि जितना भी माल है उनका वो वहाँ एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर बाहर जमींदारों के साथ चीटिंग होती है, कम रेट पर उनका दाम बिकता तो निश्चित रूप से जमींदारों को घाटा हो जाएगा। लेकिन वो स्वतंत्र है अपने माल को। लेकिन यहाँ एक और बड़ा विषय है कि हमारे देश में करीबन 86% के आसपास जमींदार जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के हैं, छोटे और सीमांत किसान। अब उनके पास जो मार्केटेबल सरप्लस होता है जी, बेचने लायक जो उत्पाद, वो बड़ा कम रहता है, ज़्यादा नहीं होता, 5 बोरी 7 बोरी 10 बोरी। वो अपना जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के लेके आता है, वहाँ बेचता है और एमएसपी पे, और उसके खाते में उस हिसाब से जैसे वो चले जाते हैं जी। तो इन लोगों के लिए एक तरह से ये सरकार ने जो दूसरा अध्यादेश है इसके साथ में जो साथ में लेके आए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 वाला जी, अब उसमें एक तरह से छूट जो है
वो दे दी गई कि कोई कितना ही भंडारण करे। तो जो 86% लोग हैं इनकी माली हालत कंपेरेटिवली कमज़ोर होते हैं जो लोग जी। और ये भंडारण की बात तो दूर करो, ज़मींदार जो स्मॉल मार्जिनल कैटेगरी का फार्मर है उनकी माली हालत तो इतनी है, इतनी दयनीय स्थिति है। जो टोटली एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंट फार्मर हैं उनकी दाल रोटी चलना भी बड़ा मुश्किल सा काम है। उसके साथ में अलाइड एक्टिविटीज़ टू एग्रीकल्चर करके डेयरी करता है, पशुपालन का काम करता है, तो उससे उसका काम चल जाता है और उसको निश्चित रूप से एक एग्रीकल्चर में दोनों सेक्टर को फ़ायदा होता है जी। लेकिन जो दूसरा एक्ट है जिसमें इस पे भंडारण पे सीमा ख़त्म कर दी, साथ में इसके सरकार जो है उन लोगों के लिए एफपीओज 10,000 एफपीओ तो इस साल में जैसे बनने हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मेरा कहना ये है कि 10,000 एफपीओ एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। ये एफपीओज की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएं और इनके लिए जो सब्सिडी है एफपीओज को वो 6,850 करोड़ के आसपास है, मतलब जो इनमें जो आर्थिक सहायता एफपीओज को देंगे जी। तो ये एफपीओज का नंबर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, मतलब आर्थिक सहायता, क्योंकि जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर एफपीओ में जोड़े जाएं। यहाँ पे बड़ा मतलब अहम रोल है यूनिवर्सिटीज़ का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, हमारा स्टेट जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनका, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मंझले और छोटे और सीमांत किसान हैं उनको एफपीए से जोड़ा जाए, जुड़वाया जाए, ताकि इनका फ़ायदा उनको उसके और ज्वाइंटली अपने प्रोड्यूस की वो मार्केटिंग कर सकें। जो उनकी पैदावार है वो एक सारे लोग जुड़ के एफपीओ के माध्यम से क्यों एक इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो वो उस पोजीशन में आ जाएंगे अपने प्रोड्यूस की कहीं पे भी अच्छे रेट में बेचने के लिए। मैं समझता हूँ कि उनको अच्छे भाव मिल सकते हैं। अगर उससे जुड़े हुए नहीं हैं ज़्यादा ज़मींदार जी, तो इसमें एक ये शंका है जिस पर विरोध लोग कर रहे हैं जी, कि बीच में जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, ज़्यादा तो परचेज वो ही कर पाएंगे और वो स्टोरेज करके एक तरह से महंगा, मतलब एक आर्टिफिशियल कह दो जी, या वैसी मतलब उसमें एक शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें दलहन है, तिलहन है, अनाज है, आलू है, प्याज है, इन चीज़ों के ऊपर एक सीमा जो है वो ख़त्म कर दी। तो वो मेरा ऐसा मानना है जो एफपीओज हैं, जो फार्मर की वास्तव में फार्मर की एफपीओ, नकली एफपीओ नहीं, जो किसी व्यापारी ने बना ली दूसरे ने बना ली, उसका कोई मतलब नहीं। एफपीओज हैं जो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं उनको स्पेशल छूट रहे हैं और बाकी लोगों पे जो पहले पाबंदी थी उस तरह की पाबंदी रहे तो ज़्यादा देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। या जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं जी उनके लिए छूट दे दो। और जो तीसरा है सर, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला है जी सर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि उसमें जो जमींदार जो हैं जी जी जी, इसमें ये शंका है। देखो शंका के बेस पे कोई चीज़ नहीं चलती, मतलब वास्तविकता क्या है वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बाद वास्तविकता आती है, उससे पहले शंकाएं रहती हैं कि ये चीज़ यूं आ गई, हाई स्पीड की ये ऐसे व्हीकल आ गए तो उससे यूं हो जाएगा। उसके साथ में कॉरिडोर भी है, दूसरी चीज़ भी है, कोई चीज़ इंटर नहीं कर सकती तो कैसे हो जाएंगे एक्सीडेंट, नहीं होंगे ना। अलग अलग 4 लेन रोड है, सारी चीज़ें हैं, मतलब शंका का मतलब नहीं होता, वहाँ पे वास्तविकता क्या है। तो इसमें लोगों का ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कि बड़े बड़े पूंजीवादी हैं वो हमारी ज़मीन को जो है वो मालिक बन जाएंगे, हम उसमें मजदूर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस अध्यादेश में ये किसानों के हित के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि 86% हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, तो उनके लिए, क्योंकि अब ज्वाइंटली जो है वो अगर फार्मिंग जिस टाइप में जैसे होए, मतलब उसमें 3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है। उसका प्राइस पहले तय हो जाए बीजने से पहले जी, उसकी क्वालिटी पहले से मतलब फिक्स हो जाए कि भी ये जो भी हम पैकेज हमारी रहेगी, खाद बीज दवाई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, चाहे आपने ऑर्गेनिक पैदा करवाना है चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे जहर मुक्त चाहे जहर युक्त उत्पाद पैदा करवाओ, भाव ये रहेंगे, जो भी क्वालिटी होगी पैकेज अगले की होगी कि भी ये कृषि क्रियाएं करनी पड़ेंगी, दाम इतने पे दूंगा।
और जितना भी उत्पाद होगा सारा का सारा आपको लेना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं तो मैं नहीं समझता जमींदार को किस तरह से घाटे की बात है। इस अध्यादेश में ये स्पष्ट तौर से कहा हुआ है कि जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई बड़े पैसे वाला, वो आपकी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। आपके उत्पाद के साथ जो है मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट है जी। और बीच में अगर कोई दिक्कत है तो जमींदार तो तोड़ने के लिए है मतलब स्वतंत्र, लेकिन वो नहीं कर सकता। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो व्यापारी लोग हैं, कहीं हमारी जमींदारों के साथ में चीटिंग ना हो, तो उसमें उनकी एक तरह से पहचान जो है वो निश्चित की जाए। कोई पोर्टल डेवलप हो, उसके ऊपर जो है उनकी मतलब एक रिजर्व फंड जिस तरह से बने कि मैं मान लो जैसे अब भी होता है लोगों के साथ, किसी व्यापारी ने धीरे धीरे विश्वास बनाता है, बाद में विश्वास बना के वो चीटिंग करके फुर हो जाता है, भाग जाता है मतलब जी। तो अब ये इस तरह की बात हो जाती है कि खाली पैन कार्ड जैसे आईडी का प्रूफ नहीं होता, आधार कार्ड रहे, दूसरी चीज़ रहे, उसकी सिक्योरिटी के तौर पे कोई रिजर्व फंड डेवलप किया जाए ताकि जो है वो फार्मर के साथ, हमारा मुख्य जो है यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हमारे किसान के साथ कोई किसी तरह की चीटिंग ना हो, उसके साथ धोखा ना हो, उसके साथ जो खरीद हुई है उसकी टाइम पे पेमेंट हो, टाइम बाउंड हो, सारी क्वालिटी खरीदी जाए, प्राइस पे लेते हो जाए भाव उसके जो है, और उसके हिसाब से उसका मालिकाना हक किसी तरह से इस अध्यादेश में नहीं है कि उनको हो जाएगा किसी कंपनी को, उनको वो स्वतंत्र है। जो मेरे को सुनने में आता है, समस्या की ये भी है, अगर कोई इनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो मामला सिर्फ एसडीएम तक रहेगा, कोर्ट तक नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, बिल्कुल सही है जगदीप जी। ये एसडीएम जो है इन्होंने नियुक्त किया है, एसडीएम ये मान के नियुक्त किया है कि सबसे नज़दीक वाला जो मजिस्ट्रेट पावर जो है वो खाली एसडीएम के पास जैसे हैं, सबसे नज़दीक किसान की पकड़ में वो रहता है जी। तो इसमें हमने एक मतलब सुझाव दिया था पीछे मतलब, और वो शायद साथी लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री, वैसे तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट का विषय होता है जी सर, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग APMC ये सारी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो हमने सुझाव दिया था और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने ये बात विशेष तौर से मान ली। देखो कैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, कितने मतलब जो है स्पष्ट व्यक्ति हैं, कितने ईमानदार हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने वो सुझाव वहाँ तक गए और उन्होंने तुरंत मान लिया कि जी कंज्यूमर कोर्ट की तर्ज पे कोई इस तरह का कृषि न्यायालय बना दो। एसडीएम के पास ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा काम का लोड होता है, वो नहीं कर पाएगा। हालांकि इसमें टाइम बाउंड कर रखा है, इसमें टाइम बाउंड कर रखा है कि विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आपने निर्णय देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ मान ली और उन्होंने कहा कि ये जो है जो किस तरह का डिस्प्यूट जो होगा इसमें वो उसके लिए कृषि न्यायालय अलग से बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। अलग से बना दें। मेरे पास एक प्रश्न है जी, जो ये बिल बनाए हैं इनके अगर आपने तीनों के फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, तो क्या ये मामला भी आगे और बढ़ेगा या सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार इस मामले में थोड़ा सा सिंपल साधारण भाषा में जनता को समझाए, भाई ये मामला ऐसे है? क्योंकि बता तो दिया अभी 3 अध्यादेश हैं, वो बिल बना दिया, उनका कानून बना दिया, कहीं ना कहीं सरकार की कमी भी लगती है आपको ऐसा? साधारण भाषा में जनता को समझा नहीं पाई। देखो शर्मा जी, ऐसा है जगदीप जी, इसमें मतलब थोड़ा सा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अध्यादेश ज़्यादा विरोध में नहीं है, किसानों के हित की बात है, उनको फ़ायदा निश्चित रूप से इसमें होगा, इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा ज़मींदारों को। एक लॉन्ग टर्म प्लान है ये FPOs, और ये बात मैंने जो आपको बताई मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इनका विशेष रोल एक तरह से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों को FPOs की तरफ जो है इसको डाइवर्ट करके और FPOs बनवाए जाएं, उसका फ़ायदा इनको उठवाया जाए, और एक खेती बाड़ी के साथ में दूसरी जो सहायक धंधे हैं उनकी तरफ इनको
मोड़ा जाए। लोगों का कुछ ये भी कहना है ना कि भाई चलो ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है, लेकिन ये भी कोरोना के बीच में ही क्यों लाना जरूरी था? लोगों से बात कर सकते थे, इस टाइप लोगों की कुछ राय ले सकते थे, किसी की कोई राय नहीं ली और एक ये काला कानून की तरह पेश कर दिया और डन कर दिया। देखो, ये विरोधी लोगों का दूसरे लोगों का मानना है। अच्छा जी। हालांकि मैं ना उधर हूँ ना उधर हूँ, मैं तो एक एज ए साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ जी सर। कि मेरा मानना ये है कि अच्छी चीज़ के लिए, कोई अच्छे कानून के लिए, अच्छे अध्यादेश के लिए जी कोई ज़्यादा मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अच्छा काम किसी टाइम भी कर सकते हो। तो ये क्योंकि ठीक है, कोरोना काल से हर कोई सेक्टर पीड़ित था जी। और देखो, मैं तो ये कहता हूँ जगदीप जी कि हमारा किसान जो है जी, वो जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर निर्भर है, जी किसान की पूजा होनी चाहिए इस सेक्टर में। इस जो हमारा कृषि सेक्टर है, इसने कोरोना काल में सिर्फ ये सेक्टर था जब हमारी जीडीपी जो है मतलब 24% के आसपास डाउन चली गई, क्योंकि सारे कार्य एक तरह से बिल्कुल बंद हो गए। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से जी हमारे किसान ने हर किसी को जिंदा रखा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, जो सर्व के लिए कार्य करता है जी, वो सिर्फ और सिर्फ किसान है। और किसान में वो सब लोग आते हैं जो किसान की खेती से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो जुड़े हुए हैं, जो उस पर निर्भर हैं। उनकी जिस देश में पूजा होनी चाहिए, उनको एक तरह से पूजनीय मानना चाहिए और उनको जितनी भी सुविधाएं हों उसके सारी की सारी मुहैया करवानी चाहिए। कृषि क्योंकि सर्व के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता, अपना पेट नहीं भरता। बिल्कुल बिल्कुल। कीड़े से, मकोड़े से, जानवर से, मनुष्य से सबका पेट भरता है किसान। किसान जैसा तो इस धरती पर मैं तो कहता हूँ संत महात्माओं से भी ऊपर किसान का दर्जा होना चाहिए। क्या बात। किसान को छोटी चीज नहीं है सर। किसान की दुर्दशा देखते हैं तो हमें रोना आता है। जो छोटा मंझला किसान है उसकी बड़ी दयनीय पोजीशन है, इनको बड़े उठाने की जरूरत है। A few moments later. भाई हमारे सर भावुक हो गए क्योंकि किसान का जो ये विषय है बड़ा सेंसिटिव है। सर, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती, 2 टाइम का तो क्या 1 टाइम का भी खाना नसीब नहीं हो पाता उनको। क्या आपने दशाएं देखी हैं सर ऐसी? जगदीप जी, किसान जो कुल मिला के खेती बाड़ी पर आश्रित है, जिसके यहाँ पे आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, ना पेंशन है, ना नौकरी है, ना अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर है, उसका पेट भरना बड़ा मुश्किल है। महंगाई इतनी होगी, ना बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता है, ना अच्छा खान पान उसका रह सकता है, ना दूसरी चीज़ें उसकी हो सकती हैं। ये तो शुक्र है अलाइड एक्टिविटीज टू एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से किसान जिंदा है, जिसकी वजह से किसान जिंदा है और खेती बाड़ी अपनी चला रहा है। किसान की पीड़ा भाई देखो, हमारे प्रोफेसर साहब हैं और अच्छा साइंटिस्ट रहे हैं कृषि के उस विषय पर, और आज ये भी उस विषय को देखकर भाव विभोर हो गए। बात भी सही है, 1 टाइम का खाना तक नहीं मिल पाता। और क्या कहें भाई 1947 से 2020 तक सर कितना क्या कुछ किसानों के लिए परिवर्तन हुआ, कितना किसानों के बारे में सोचा गया? देखो, किसानों का जो 1947 की देश आज़ाद हुआ तब की बात करें तो हमारे यहाँ पे 50 मिलियन टन के आसपास अनाज का उत्पादन होता था। और एक तरह से हम कटोरा लेके जो दूसरे देश हैं जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता था उनके सामने एक तरह से अनाज की भीख मांग के लेके आते थे। और हमारी जनता जो है सीप टू माउथ होती थी, जहाँ जाएगा अनाज आएगा वो लगेगा तो लोगों को खाने के लिए दाने मिलेंगे, ये पोजीशन थी। धीरे धीरे हाइल्डिंग वेराइटीज़ आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966 में। उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्रांतिकारी एक तरह से खेती में बदलाव आई, हरित क्रांति आई जी। और किसानों की आमदनी
एक तरह से पैदावार काफ़ी बढ़ी, किसानों के खेत पे खुशहाली आई, घर में खुशहाली आई। साथ में फिर जो है हमारा वाइट रिवोल्यूशन आया, डेयरी सेक्टर जो है इसमें नई नई ब्रीड आई हमारी पशुओं की। हालांकि हमारे यहाँ पे जो हरियाणा काऊ है, इसके साथ में जो क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं उनका, जो हमारी शंकर नस्ल की जो दूसरे गाय हैं, HF है, जो आपकी ये जर्सी है, फिर ये साहिवाल भी थी, ये भी है हमारे यहाँ पे, कांकरेज हैं और हैं, इनका अलग अलग मतलब एक तरह से विदेशी गाय आने से दूध का उत्पादन और हमारी जो नस्ल है इसमें सुधार की वजह से काफ़ी दूध का उत्पादन बढ़ा। एक तरह से डेयरी के सेक्टर में हम पहले पंजाब था, अब हरियाणा जो है नंबर 1 पे जैसे पहुंच गया दूध के उत्पादन में, तो इससे भी लोगों की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ। उसके बाद में ब्लू रिवोल्यूशन, यानी कि ये जो आपका मछली पालन वाला ये है, इससे भी लोगों की आमदनी में काफ़ी बदलाव आया। और अब एक तरह से खेती बाड़ी इतनी विकसित हो गई है कि सारी तरह के बदलाव खेती बाड़ी में, जो हमारे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अब ज़रूरत ये है कि हमारे देश में सरप्लस प्रोडक्शन होता है। जो दालों का डेफिसिट था हम करते थे, अब पीछे सरकार ने जो दलहन की विशेष स्कीम दी, तो उसके तहत जो है हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। और अब हम जो है बहुत सारी कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। बासमती में तो हम हैं, मतलब मेन है, बाकी दूसरी कमोडिटीज़ का हमारे यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है। बहुत सारा अनाज हमारे यहाँ भंडारण में प्रॉपर भंडारण ना होने की वजह से भी वो बर्बाद हो जाता है। तो खेती बाड़ी में एक तरह से काफ़ी विकास हुआ है, हमारी डेयरी में काफ़ी विकास हुआ है। और एक तरह से ज़मींदार की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि साइज ऑफ होल्डिंग, हमारी जोत का आकार जो है, ये एक बड़ा एक तरह से विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है। और किसान की हालत जो है साइज ऑफ होल्डिंग डिक्लाइन होने की वजह से अब ज़रूरत ये है कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग प्लस वैल्यू एडिशन की तरफ सरकार को विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो उत्पाद हम पैदा करते हैं उसमें एक चीज़ की बजाय डाइवर्सिफाइड फार्मिंग रहे, प्लस अलाइड एक्टिविटीज़ टू एग्रीकल्चर ज़मींदार अडॉप्ट करे, उसमें विशेष अलग अलग से स्कीमें जैसे आ रही हैं, तो उसके हिसाब से ज़मींदार का गुजारा एक तरह से हो सकता है। कृषि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकता है और इनकम भी क्रिएट हो सकती है, दोनों रास्ते निकल सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़े, इजाफा हो, क्या कुछ किसान को करना चाहिए? देखो, उत्पादन बढ़े, इसके साथ में क्वालिटी भी इम्प्रूव हो हमारे प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा ज़रूरत है जी। क्योंकि अब हमारी जो रासायनिक खेती है इसकी वजह से दुनिया भर की भी एक तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी हेल्थ जो है वो प्रभावित हो रही है, हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है जी। और हमारा हवा, जल, ये वो सब कुछ दूषित हो गया। तो दूषित होने की वजह से दुनिया भर की ऐसी बीमारियां जो है वो आ रही हैं। तो अब ज़रूरत ये है कि प्रोडक्शन के साथ में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा ज़मींदारों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी गुणवत्ता जो है उत्पाद की वो अच्छी हो, तो हमारी सेहत भी ठीक रहे और सेहत के साथ साथ में हमारा वातावरण में भी सुधार हो। अब ज़रूरत इस पे है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। और उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, आपके फल में, सब्जियों में, आपकी तिलहन, दलहन, जो सीरियल, सब में मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जो है हमारी बीज आए हुए हैं, तो उसका यूज़ करके साथ में वो तो यूज़ करो, लेकिन साथ में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से इनसे थोड़ा सा परहेज करके ऑर्गेनिक की तरफ अगर धीरे धीरे शिफ्ट हों, हमारी गुणवत्ता में सुधार करें, तो निश्चित रूप से। और लेकिन यहाँ पे मेरा एक मानना है, मैंने पहले भी ये सुझाव दिया था कि इसके लिए एक अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे, हालांकि किसान जो है फ्रीडम दे दी किसान को, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए जो जहर युक्त और जहर मुक्त उत्पाद है, उसके लिए अगर सरकार वास्तव में तो सोच रही है,
तो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लैब बना दे ताकि उसकी उत्पाद की गुणवत्ता जांच हो जाए, सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए और उसका अलग से मूल्य तय हो जाए। एमएसपी लोगों को तो शंका ये है, मैं तो ये सुझाव दे रहा हूँ कि जहर मुक्त और जहर युक्त जो उत्पाद हैं उनके अगर, हालांकि अभी भी ज़मींदार 5,000 रुपये क्विंटल में अपना गेहूँ जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है वो बेच के आता है, लेकिन ऐसे ज़मींदार हमारे यहाँ कम हैं। जो ज़्यादा छोटा ज़मींदार है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़मींदार नहीं है, जो ज़्यादा एक तरह से बाहर आना जाना जिसका कम है, वो लोग संपर्क ज़्यादा नहीं कर पाते, वो अपने उत्पाद को उस रेट पर नहीं बेच पाते। चंद लोग हैं जो अपने उत्पाद को अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो जहर मुक्त और जहर युक्त उत्पाद हैं जी सर, उनकी एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए, लैब बन जाए और उनके अलग से जो है रेट फिक्स हो जाएं, तो निश्चित रूप से ज़मींदार की आमदनी बढ़ सकती है और उनके अच्छे भाव मिल सकते हैं और उसके आर्थिक हालात जो है और सुदृढ़ हो सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं, एचयू में प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ पर किसानों के लिए बहुत कार्यक्रम होते होंगे वहाँ पर, तो क्या किसान उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? कोई आम आदमी, एक आम किसान, एक छोटा सा किसान वहाँ पर जाकर उसका कैसे लाभ उठा सकता है, कैसे उस बारे में जानकारी ले सकता है? देखो, चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है जी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जी, उसके पूरी स्टेट में नेटवर्क है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र है जी सर। कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ बैठते हैं, तो वो जमींदारों के यहाँ पे एफएलडी लगाता है जी, और खेत दिवस करते हैं, मेला करते हैं, डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं, ओएफटी लगाते हैं जी सर, ऑन फार्म ट्रायल वगैरह, अलग अलग जो हमारी किस्में आती हैं उनका, चाहे स्पेसिंग का, चाहे कोई पानी का तजुर्बा है, कोई दूसरा फार्म पे भी करते हैं, तो फार्म पे करने के बाद में यहाँ पे भी करते हैं। तो हमारे ज़मींदार भाइयों को जहाँ तक भी संभव हो उसके जो विकसित किस्में हैं उनका चुनाव करके उनके खेत पे जिस हिसाब से जो किस्म ज़्यादा पैदावार दे सकती है, अगर सूखे वाले एरिए में ज़्यादा पानी वाली फसल बीजोगे, जैसे अब जैसे सीज़न है सरसों का जी, तो लोग बाग जो कम पानी वाली जो हमारी सरसों है उसको पानी वाले में बीज देंगे, जो पानी वाली है उसको जो ड्राई बेल्ट है उसमें बीज देंगे, तो उस पर पैदावार निश्चित रूप से प्रभावित होती है। तो जो कृषि विशेषज्ञ हैं, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओज हैं, उनसे संपर्क करें और जो कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करके उनका नंबर रखे किसान, मतलब उनसे पूछे। टोल फ्री नंबर है हमारी यूनिवर्सिटी में, जो एटिक सेंटर है वहाँ पे, 3 दिन हमारे विशेषज्ञ वहाँ पे बैठते हैं। किसी टाइप का भी कोई सवाल है तो आप अगर फ़ोन करके उनसे पूछते हैं तो पैसे आपके नहीं लगते, पैसे आगे वाले के लगते हैं, पैसे यूनिवर्सिटी के लगते हैं। तो उनसे सोमवार है, बुधवार है और शुक्रवार है, 3 दिन, और ये 10 से 12 तक हैं, 10 से 12 तक 2 घंटे वो टाइम रहता है। सारी तरह के विशेषज्ञ बैठते हैं, कॉल और करनाल के भी विशेषज्ञ, उनका भी अलग अलग जो है ये है। ओके, नंबर दिया हुआ है, बुधवार को 10 से 12। हाँ, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तो टाइम फिक्स कर रखा है अलग अलग, मतलब उसकी जानकारी किसान रखे। यूनिवर्सिटी में जो किसान मेला लगता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाके जो वहाँ पे लोगों ने, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लगाए हैं वो देखे किस वैरायटी की क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से है, नई नई चीज़ें जानना, देखना, सोचना, समझना। और जो एक हरियाणा खेती आती है जी, उसका जो है मतलब एक तरह से मेंबरशिप ले और नई नई चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए अड़ोस पड़ोस में कोई किसी किसान ने लगाई है तो उससे सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अच्छी जो चीज़ है उसको अपनाए। और जो एक तरह से फार्म रिकॉर्ड जो है, ये विशेष तौर से एक बड़ी कमी है हमारे जमींदारों में। फार्म रिकॉर्ड निश्चित रूप से रखे ताकि हर एक्टिविटी का, हर फसल का, हर पशु का हिसाब किताब रहे, ये पता चले कि भी किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, उसके हिसाब से जो है अपना वो फैसला लें। और ज़्यादा फायदे वाली चीज़ें हैं, फायदे वाला पशु है उसको रखे और जो घाटे वाला है उसको निकाले। मतलब सर अंतिम प्रश्न, तीनों अध्यादेश पे 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं आप सर? 10 में से 10 तो दे ही दूंगा मैं। 10 में से 10 सर? 10 में से 10 ही आ जाएंगे। थोड़ी सी आमूल चूल जो है मतलब परिवर्तन की ज़रूरत है, बाकी अध्यादेश बढ़िया हैं। और अध्यादेश के साथ में जो एफपीओज हैं वो ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है।
और एफपीओज पर और सब्सिडी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एफपीओज के बगैर, एफपीओज या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगी, किसान इनसे नहीं जुड़ेंगे, जो दूसरा और तीसरा अध्यादेश है उसमें ज़्यादा लोग फायदा मतलब उठाने में थोड़े से एक तरह से शंका सी लगती है, तो उधर जो है सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और ज़्यादा एफपीओज को इनको बढ़ावा दे, और लोग ताकि आर्थिक रूप से थोड़े से समर्थ हों, उनको सब्सिडी सरकार बहुत दे रही है मतलब। और ये एक तरह से और भी जो सब्सिडी जितनी देती है, ज़्यादा ज़रूरत है कि डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, उतनी ज़्यादा विशेष फ़ायदे वाली बात रहेगी। जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ को जाती हैं, वो उधर करके इधर शिफ्ट कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो नाम तो पूरा बता देना मेरा। हाँ जी जी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर वेद प्रकाश लोहार जी, और बड़ा इतना मज़ा आया आज, और बहुत सारी बातें आज क्लियर हुई, बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए। सर आपका बेहद बेहद शुक्रिया, जो आपने इतना ज्ञान दिया, जो बहुत सारी शंकाएं थी दूर हुई सर हमारी। जगदीप जी आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आप किसानों के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए घूम रहे हो, और मैं शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल जो है और बढ़े चढ़े, दिन दुगनी रात चुगनी आप प्रगति करो, उन्नति करो, और एक तरह से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, जो शंकाएँ हैं वो शंकाएँ लोगों की दूर हों। और हमारा और आपका एक ही उद्देश्य है निश्चित रूप से, हमारा तो किसानों के प्रति हम तो समर्पित रहे हैं और समर्पित ही रहेंगे। जिस किसी तरह से किसानों का फ़ायदा हो सकता है वो बात हम निश्चित रूप से किसी भी चैनल पे, किसी भी जगह पे वो बात कहने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कहेंगे, करेंगे, और जितना बन पड़ेगा उतना किसानों के फायदे के लिए बोलेंगे और बताएंगे लोग। थैंक यू सर। हमारे साथ वेद प्रकाश लोहार जी। आज दिल में एक बात कहने का मन है। अक्सर हम यूँ सोचते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, रिटायर्ड लेक्चरर्स, उनके यहाँ दिल नहीं होता और वो सिर्फ पढ़ाते हैं, इसी पे उनका फोकस रहता है। लेकिन आज मैंने पहली बार किसानों के प्रति जो प्रेम देखा, हमारे वेद प्रकाश लोहार जी जो प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो जो किसानों की पीड़ा को समझ के आज इस चैनल पर उनकी आंखों में जो आंसू देखे, लगा कि भाई हाँ, किसानों की वास्तविक दशा को उन्होंने समझा है। और भाई सच बात है, आज जो ये मुद्दा था मैंने जो कवर किया, आज जो ये विषय था मैंने जो आज उसको समझा, शायद मेरे किसान भाई जो किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आकर कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, आज उन्होंने बहुत कुछ जानकारी ली होगी। तो आपने यह वीडियो किसी लगी, आपके कमेंट नीचे बाट देखूं भाई, अपनी राय ज़रूर दियो। हाँ, कुछ और बात हुई तो मेरा सौभाग्य होगा मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ और फिर मैं ये प्रश्न पूछूँ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की